नहीं थे। 4.1 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें थ्योरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें बोला गया है कि इन थ्योरिकल क्वेश्चन से हमें बनाने हैं द्विघात समीकरण। इसमें भी हमें हल करने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ इतना बोला गया है कि ये जो कंडीशंस हैं, ये जो स्थितियां हैं, इनसे द्विघात समीकरण बनाकर दिखाइए कि किस तरह हमारी द्विघात समीकरण बनेगी। और पिछली वीडियो में हमने देख लिया है कि द्विघात समीकरण क्या होती है। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार उसे देखिए, वो जानना जरूरी है कि द्विघात समीकरण आखिर कहते ही किसे हैं। अगर हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम ये क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं फिर इसमें इन्होंने क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने 4.1 के सेकंड उसमें क्वेश्चन में, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, यानी एक आयताकार जमीन का टुकड़ा है जो कि आयत के यानी कि रेक्टेंगल की शेप का है। उसका क्षेत्रफल यानी स्क्वायर दे दिया, उसका एरिया दे दिया 528 मीटर स्क्वायर। आगे बोला गया है क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में दी हुई है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है और दुगनी से भी 1 अधिक है, और हमें बनाना है इसका भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने का मतलब तो इसके मूल ही निकालने हैं, लेकिन इससे ऊपर ही हमें दिया हुआ है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी हमें द्विघात समीकरण बनानी है, मेनली सोल्व हम अगले एक्सरसाइज में कर लेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं इन्होंने कंडीशन क्या बोली हुई थी। इन्होंने हमें बोला हुआ था, पहला क्वेश्चन है इसका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल होता क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत कैसी स्थिति होती है, आयत कैसी आकृति होती है वो हम सब जानते हैं। उसमें एक लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, और हम कह देते हैं कि आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर है। यानी ये जो चौड़ाई है ये इस चौड़ाई के बिल्कुल बराबर है, और ये जो लंबाई है ये इस लंबाई के बिल्कुल बराबर है। तो ये होता है हमारा आयत। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो सिंपल कुछ नहीं होता, हम लंबाई और चौड़ाई की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी L इंटू बी, या इसे कह सकते हैं LB। ये होती है हमारी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, L इंटू बी कह लो, लंबाई गुणा चौड़ाई कह लो, या फिर LB कह लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि चर पदों में हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, और जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल तो हमने देख लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, लेकिन अभी हमें ना तो ये पता है कि लंबाई कितनी है और ना ही ये पता है कि चौड़ाई कितनी है। उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशन इन्होंने दी हुई है कि जो हमारी लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक करनी है लंबाई को, और चौड़ाई भी नहीं पता है हमें। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि माना आयत की चौड़ाई x मीटर है। आयत की चौड़ाई हमारे पास x मीटर है, ये हमने मान लिया, क्योंकि जब चौड़ाई होगी तभी लंबाई आ सकती है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमारे पास चौड़ाई भी नहीं थी तो चौड़ाई मान लिया हमने x है। अब हम लंबाई बहुत ही, इसलिए लंबाई हमें कंडीशन दी हुई है चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई का 2 गुना हो गया, इससे भी 1 अधिक, इसमें भी 1 जोड़ दिया, तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है हमारी लंबाई। तो ये हमने मान ली हमारी क्या है, चौड़ाई, और ये मान ली हमने लंबाई, दोनों है मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल दिया था हमारा मीटर स्क्वायर में, और मीटर की गुणा होगी तभी हमारा मीटर स्क्वायर आ सकता है। ये हमें देखने बहुत जरूरी है कि ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर, क्षेत्रफल जब भी आता है वो स्क्वायर में ही आता है। तो ये सब चीजें भी थोड़ी सी याद रखनी है। ये हमने लंबाई और चौड़ाई तो निकाल ली है, लेकिन इन्होंने बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इन्होंने हमें दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है जब लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है, लंबाई है 2x + 1, इसकी गुणा किस में करनी है, चौड़ाई में। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है x, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। आप लगाना चाहो लगा लीजिए, नहीं तो उसका कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका अगर हम कैलकुलेशन करें x की 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x²
प्लस एक्स की 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 528। 528 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2x² प्लस एक्स माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इधर से सब इधर आ गया तो यहाँ हमारा क्या बचा, यहाँ हमारा 0 बचा। इन्होंने बोला था कि द्विघात समीकरण बनाइए। हमने आपको बताया है जिस भी समीकरण में सर्वाधिक घात 2 होती है वो हमारी क्या होती है, द्विघात समीकरण। तो ये हमारी आ चुकी है ax², a क्या हो गया 2 प्लस bx, x के गुणांक में 1 है तो b हो गया 1 प्लस c हो गया माइनस का 528, क्योंकि फॉर्मूला प्लस का है तो इसलिए माइनस का जो होगा तो वो माइनस का ही कहलाएगा। तो ये इस रूप में आ चुकी है हमारी समीकरण, और ये क्या होगी, हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है। हमें सिर्फ इतना ही करना है, इसमें इतना ही निकालने के लिए कहा गया है। अब हम देख लेते हैं इसके सेकंड वाला क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। 2 क्रमागत, अब हम पहले इसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। इन्होंने बोला गया है 2 क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है बेसिकली लगातार, जो डिजिट लगातार होती है उन्हें कहते हैं हम क्रमागत। ठीक है, जैसे पहला क्या है 1 2 3 4 5, ये सब लगातार हैं तो इन्हें हम कह सकते हैं क्रमागत। लेकिन इन्होंने कहा गया है कि 2 क्रमागत संख्या का जो गुणनफल है वो 306 है। सबसे पहले हम क्रमागत का अर्थ ही अच्छे से समझ लेते हैं। क्रमागत होता है हमारे पास लगातार। लगातार का मतलब क्या है, अगर एक संख्या हमारे पास 2 है तो दूसरी संख्या हमारे पास 3 आएगी, यही तो है लगातार का मतलब। क्रमागत का मतलब यही है। लेकिन ये 3 आई ही कैसे, तो ये 3 हमारे पास कैसे आई है, इस वाले 2 में 1 प्लस करने के बाद हमारे पास ये 3 आई है। समझ में आई बात। अगर क्रमागत यानी अगली और लेनी हुई 4 लेना हुआ तो 4 भी कैसे आएगा, इस वाले 3 में 1 प्लस करने के बाद हमारे पास अगली संख्या आएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हमें क्रमागत संख्या निकालनी है, इसका मतलब जो हमने पहली डिजिट ले ली है उसमें 1 जोड़ के हमारी अगली संख्या आती है। अब देखिए इसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो माना पहली संख्या x है, तो पहली संख्या क्या मान ली हमने, पहली संख्या मान ली हमने x। तो दूसरी संख्या क्या होगी, फिर दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत है और क्रमागत का मतलब क्या है, एक अगर संख्या आ चुकी है तो दूसरी उसमें 1 प्लस करने के बाद ही आएगी। संख्या मिल चुकी है हमें। अब कर लेते हैं 2 क्रमागत संख्या, ये रही का गुणनफल गुणा कर दिया 306 है, तो 2 क्रमागत संख्या ये रही और इनका गुणनफल 306 हमने लिख दिया है। सोल्व कर लेते हैं। x के x में गुणा करेंगे x² प्लस x के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x 306 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस का 306, इधर क्या बचा हमारा 0। तो ये हमारे पास हो चुकी है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx माइनस c, सॉरी प्लस c, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का ही कहेंगे हम इसे। तो ये हमारे पास सर्वाधिक घात कितनी है, इसमें सर्वाधिक घात 2 है, हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इसमें बहुत ही इजी इसी प्रकार दिया हुआ है। उसमें बोला गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु पूछी है तो वर्तमान आयु ही मान लेंगे। माना रोहन की वर्तमान का मतलब है जो इस समय चल रहा है, वर्तमान आयु x वर्ष है, क्योंकि एज जो होगी हमारी वर्षों में ही होगी। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष है। इन्होंने कहा कि इस समय रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, इनसे 26 वर्ष बड़ी हैं तो हो जाएगा x प्लस 26। रोहन की माँ ये इतने वर्षों की हो जाएगी इनकी माँ, ये रोहन की आयु होगी, ये रोहन की माँ की आयु होगी। इन्होंने बोला है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, अगर एज में पूर्व कहेगा तो हम माइनस करते हैं और पश्चात कहेगा तो हम प्लस करते हैं।
3 वर्ष बाद 3 साल रोहन की एज बढ़ जाएगी और 3 ही साल रोहन की माँ की एज बढ़ेगी। तो अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष रोहन की बढ़ी और 3 वर्ष ही रोहन की माँ की बढ़ी। इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। x + 3 इंटू में, जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तब तक हमें कोष्टक लगाने हैं, और ये मल्टीप्लाई आप लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आप लगाओ या ना लगाओ। 26 और 3 कितने हो जाएंगे? 26 और 3 हो जाएंगे 29 बराबर 360। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले x की करते हैं। x की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है। x की x में मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x की 29 में मल्टीप्लाई करेंगे 29x प्लस, अब 3 की भी इस पूरे ब्रैकेट में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। 3 की x में मल्टीप्लाई करी 3x प्लस 3 की 29 में मल्टीप्लाई करी 29 के 87 बराबर कितना है? 360। अब हम देखेंगे ये x वाला है, ये भी x वाला है, तो ये तो जुड़ सकते हैं। तो x² प्लस 29 और 3 32x, ये 87 है प्लस का, और ये 360 इधर आके क्या हो गया? माइनस का 360 बराबर 0। और आगे करना चाहे तो कर सकते हैं x² प्लस 32x प्लस हाँ, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों अचर पद है तो प्लस माइनस माइनस घट सकता है, घटा लीजिए। तो 10 में 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, और ये बचा 2। माइनस के ज़्यादा डिजिट थी तो माइनस का ही बचेगा, बराबर क्या है? 0। तो ये हमारी बन चुकी है द्विघात समीकरण। बस हमें द्विघात समीकरण ही इसकी बनानी है। ठीक है।